23 जनवरी 1897 को ओडिशा के शहर कटक में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सुभाष चंद्र बोस। पिता जानकी नाथ बोस प्रतिष्ठित वकील थे और परिवार सम्मानित था, लेकिन इस बच्चे के भीतर बचपन से ही एक अलग बेचैनी थी। वो पढ़ाई में तेज था, अनुशासित था और अपने देश के बारे में गहराई से सोचता था। युवावस्था में स्वामी विवेकानंद के विचारों ने उसके मन में राष्ट्रवाद की आग जला दी। उसे लगने लगा कि जीवन का उद्देश्य केवल सफल होना नहीं, बल्कि अपने देश के लिए कुछ करना है। पढ़ाई में लगातार उत्कृष्ट रहने के कारण वो इंग्लैंड गया और इंडियन सिविल सर्विस की कठिन परीक्षा पास कर ली, जो उस समय भारतीयों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। उसके सामने सुरक्षित भविष्य और ऊंचा सरकारी पद था, लेकिन उसने नौकरी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो उस सरकार की सेवा नहीं कर सकता जो उसके देश को गुलाम बनाए हुए है। ये फैसला उसके जीवन का निर्णायक मोड़ था। वो भारत लौटा और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गया। जल्द ही वो राष्ट्रीय राजनीति में उभरने लगा। उसने कांग्रेस में काम शुरू किया और महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के साथ जुड़ा, लेकिन उसकी सोच अलग थी। वो मानता था कि अंग्रेज केवल अहिंसा से नहीं हटेंगे, बल्कि उन्हें शक्तिशाली प्रतिरोध का सामना करना होगा। उसकी ऊर्जा, संगठन क्षमता और राष्ट्रवादी भाषणों ने युवाओं को तेजी से आकर्षित किया और वो कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेताओं में गिना जाने लगा। 1938 में वो कांग्रेस अध्यक्ष बना, पर उसके विचार पारंपरिक नेतृत्व से टकराने लगे। 1939 में मतभेद इतने बढ़े कि उसे पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद उसने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और युवाओं को संगठित करने लगा। ब्रिटिश सरकार उसे खतरनाक मानती थी, उसे नजरबंद कर दिया गया, लेकिन 1941 में उसने इतिहास की सबसे साहसी राजनीतिक भागने की घटनाओं में से एक को अंजाम दिया। वो भेष बदलकर घर से निकला, गुप्त रास्तों से अफगानिस्तान पहुंचा, फिर सोवियत क्षेत्र से होकर जर्मनी पहुंचा। जर्मनी में उसने समर्थन मांगा, पर उसे सीमित सहायता मिली। तब वो जापान चला गया, जहां उसकी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंची। जापान में उसने भारतीय युद्धबंदियों और सैनिकों को संगठित किया और आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। उसने अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की और भारत की स्वतंत्रता के लिए सैन्य अभियान शुरू किया। उसका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसकी सेना ने उत्तर पूर्व भारत की सीमाओं पर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। यद्यपि अंततः सैन्य सफलता नहीं मिली, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला डाला और भारतीय सैनिकों के मन में विद्रोह की भावना पैदा कर दी। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंत की ओर था। जापान हार रहा था और नेताजी को नया रास्ता चुनना था। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को उन्होंने जापान समर्थित विमान से सोवियत क्षेत्र की ओर यात्रा शुरू की। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार ताइवान में उड़ान के कुछ देर बाद विमान का इंजन फेल हो गया। वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। बताया गया कि नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उसी रात उनकी मृत्यु हो गई। जापानी अधिकारियों ने रिपोर्ट तैयार की और अंतिम संस्कार का दावा किया, लेकिन भारत में बहुत कम लोगों ने इस कहानी पर विश्वास किया। उनका शरीर कभी भारत नहीं लाया गया। प्रमाण सीमित थे और गवाहों के बयान अलग अलग थे। इसी कारण कई वैकल्पिक सिद्धांत सामने आए। कुछ लोगों का मानना था कि वो विमान दुर्घटना में नहीं मरे, बल्कि सोवियत संघ पहुंच गए और वहां कैद कर लिए गए। अन्य लोगों का विश्वास था कि वो भारत लौट आए और गुमनाम साधु के रूप में जीवन बिताते रहे। उत्तर भारत में गुमनामी बाबा नाम के एक व्यक्ति को कई लोग उनसे जोड़ते रहे, क्योंकि उसके पास नेताजी से जुड़े दस्तावेज और वस्तुएं पाई गईं। भारत सरकार ने अलग अलग समय पर जांच समितियां बनाई। कुछ ने विमान दुर्घटना में मृत्यु को सही माना, जबकि बाद की जांचों ने कहा कि इसे निर्णायक रूप से साबित नहीं किया जा सकता। इस तरह नेताजी की मृत्यु आज भी भारतीय इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में गिनी जाती है। लेकिन उनकी कहानी केवल मृत्यु के रहस्य तक सीमित नहीं है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। उन्होंने दिखाया कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक बातचीत से नहीं, बल्कि साहस, संगठन और त्याग से भी हासिल की जा सकती है। आज भी उनका नाम संघर्ष, साहस और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है और उनकी अधूरी कहानी लोगों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास के कुछ प्रश्न शायद हमेशा अनुत्तरित ही रह जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद दुनिया बदल चुकी थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का प्रभाव खत्म नहीं हुआ। उनकी सेना भले युद्ध नहीं जीत सकी, पर उनके प्रयासों ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। जब आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर दिल्ली में मुकदमे चले तो पूरे भारत में गुस्सा फैल गया। जनता पहली बार खुलकर सैनिकों के समर्थन में उतर आई।
देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए और ब्रिटिश सरकार को एहसास होने लगा कि अब भारत पर शासन बनाए रखना आसान नहीं रहा। इसी समय ब्रिटिश भारतीय सेना के भीतर भी असंतोष बढ़ने लगा। नौसेना विद्रोह, सैनिकों की बगावत और जनता के दबाव ने अंग्रेजों को समझा दिया कि भारत पर उनका नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है। इतिहासकार मानते हैं कि इस माहौल को बनाने में नेताजी और उनकी सेना की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। उन्होंने भारतीयों के मन में यह विश्वास जगाया कि अंग्रेजों को हराया जा सकता है। समय बीतता गया, भारत आज़ाद हो गया, लेकिन नेताजी का रहस्य और गहरा होता गया। हर पीढ़ी ने उनके बारे में नए सवाल पूछे। कुछ लोग मानते रहे कि वो सचमुच 1945 में विमान दुर्घटना में मारे गए, जबकि अन्य लोग विश्वास करते रहे कि वो जीवित बचे और सही समय का इंतजार करते रहे। उनके बारे में कई कथाएं, किताबें और दस्तावेज सामने आते रहे, पर कोई अंतिम प्रमाण नहीं मिला। उनकी विरासत केवल रहस्य तक सीमित नहीं रही। देश भर में सड़कों, संस्थानों और स्मारकों को उनके नाम से जोड़ा गया। उनके विचारों ने भारतीय युवाओं को प्रेरित किया कि देशभक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्म से साबित होती है। उनकी बनाई आज़ाद हिंद फौज भले लंबे समय तक अस्तित्व में ना रही, लेकिन उसने भारतीय सेना के मनोबल और आत्मविश्वास को बदल दिया। आज भी जब भारत की स्वतंत्रता की कहानी सुनाई जाती है तो नेताजी का नाम अलग चमक के साथ लिया जाता है। वे केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि एक विचार थे। ऐसा विचार जो कहता था कि स्वतंत्रता के लिए जोखिम उठाना पड़ता है, और कभी-कभी इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जो असंभव रास्ता चुनते हैं। उनकी कहानी का अंत आज भी धुंध में छिपा है। शायद सच कभी पूरी तरह सामने आए, शायद नहीं, लेकिन ये तय है कि उनका जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे साहसिक अध्यायों में से एक है, और उनकी अधूरी कहानी आज भी लोगों को ये विश्वास दिलाती है कि एक व्यक्ति का साहस पूरे राष्ट्र की दिशा बदल सकता है।